हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? सीएमए फाउंडेशन के धनुष बैच 3.0 के अंदर में मैं आपको वेलकम करता हूं। मैं आपके संतोष सर। मैं आपको फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग का कंप्लीट कवरेज, कंप्लीट रिवीजन इस सीरीज में आपको कराने वाला हूं। जितने भी बच्चे अभी तक सीएमए फाउंडेशन का अकाउंट्स का अगर एबीसीडी भी नहीं पढ़ाई किए तो भी ये सीरीज आपके लिए काम का होने वाला है। एक एक थ्योरी, एक एक प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को समझाते हुए जितने भी आपके सिलेबस में आपके एमसीक्यू बन सकते हैं उन सबको मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ फास्ट ट्रैक मोड के अंदर में। जो बच्चे पढ़ चुके हैं पहले और रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए भी रामवान होने वाला बच्चे, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैं रिवाइज कराने वाला हूँ। आप चाहे रिवीजन के लिए हो चाहे फास्ट ट्रैक में इसके कवरेज करने के लिए, सिर्फ आपका आज से आपका 20 डेज मांगता हूं, 20 दिन। अगर आपने 20 डेज मेरे साथ डिवोट कर लिया ना इस सीरीज के अंदर में, तो 20 डेज के अंदर में एंटायर सिलेबस का कवरेज आपको कराने वाला हूं। बहुत ही बेस्ट तरीके से लिख के देने को तैयार हूं कि आपका सक्सेस आपके हाथ में आने वाला है। बच्चों, इसमें सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। ये बैच आपका मंडे टू फ्राइडे होगा। सैटरडे संडे मेरी क्लास नहीं होगी। मंडे टू फ्राइडे 9 PM हमेशा मेरी क्लासेज इस चैनल पे आपके पास आएंगी और उस क्लास को उसी दिन देखिए। आप अगले दिन का वेट नहीं करना, अदरवाइज आपको फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ाई करने में। ये इसका नोट्स जिस नोट से मैं पढ़ा रहा हूँ, जो रेगुलर क्लास में मेरी क्लास आपके पास गई है उसके साथ जो मेरी बुक गई है उससे हटके ये नोट्स है, क्योंकि ये फास्ट ट्रैक मोड में मैंने डिजाइन किया हुआ है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में दोनों जगह मैं नोट्स को अपलोड कर लूँगा। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, संभाल कर रखना, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको बहुत मस्त तरीके से हेल्प करने वाला है। हाँ, मैं अभी बस 2 मिनट का और समय लूँगा, फिर आपकी क्लास में एंट्री करूँगा। एक चीज़ बता दूँ कि जो भी बच्चे मेरे सीएमए फाउंडेशन के ₹1 बैच, ये ₹1 बैच, ₹1 के बैच में, जिसमें कि हम एंटायर सिलेबस, ये जो हमारा कंप्लीट सिलेबस है मेरी बुक का, इसका एंटायर सिलेबस इन डेप्थ कॉन्सेप्ट के साथ जिसको मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। अगर आप में से कोई बच्चा अभी तक उस कोर्स में एनरोल्ड नहीं हुआ है और आप एक्चुअली में पूरे कंटेंट को बहुत ही मस्त तरीके से कवर करना चाहते हैं, तो बच्चे आपके पास इनफ टाइम है। आप मेरे ₹1 बैच में एनरोल्ड होके इस कोर्स का बेनिफिट आप ले सकते हैं। खैर, आइए ना, मैं अब आपको बताऊं कि ये जो हमारा फास्ट ट्रैक कम रिवीजन सीरीज होगा धनुष 3.0 के अंदर में, इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे। हमने पढ़ा भी क्लास में इसी सीक्वेंस में, और जब मैं आपको रिवीजन कराऊंगा वो भी इसी सीक्वेंस में, यानी कि मेरे बुक का जो इंडेक्स है इसी सीक्वेंस में कराने वाला हूं। पहले हम लोग सेक्शन ए के अंदर में एंट्री करेंगे, और सेक्शन ए के अंदर में पहले हमारा चैप्टर 1 है। आज हम चैप्टर 1 से शुरुआत करेंगे, जिसमें कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग एंड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। फिर अगली क्लास में आपका सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर सेकंड चैप्टर, थर्ड, फोर्थ, एंड इन सबको एंड करने के बाद हम यहाँ पे फोर्थ चैप्टर के एंड में कंप्रिहेंसिव रिवीजन ऑफ एमसीक्यू करेंगे, जो कि इन सब के ऊपर में बेस्ड है। यहाँ पे पढ़ते हुए भी जो भी एमसीक्यू बन सकते हैं हम उनको भी वहाँ पे कवर करेंगे, और फिर और भी मिक्स एमसीक्यू हम यहाँ पे देखेंगे। ऐसे ही हम आगे बढ़ते चलेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक ये अकाउंटेंसी का पार्ट है जो मैं आपके संतोष सर आपको पढ़ाएंगे। एंड हमारा जो फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसमें 3 से 4 क्लासेज अमरजीत मैम आपको कॉस्टिंग में आपको मास्टरी कराएगी और पूरा एंटायर सिलेबस आपका एंड होगा। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए बगैर इसी प्रोसेस में हम लोग शुरू करते हैं। पहले हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है आपका चैप्टर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग एंड फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आइए ना, हम इसकी शुरुआत करते हैं। हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पहले हम आते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि एक्चुअली अकाउंटिंग होता क्या है, ठीक है ना। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे, इनके बाकी पार्ट्स को देखेंगे।
एक तो मैं पहले बता दूं, इस नोट्स में दिया हुआ है एक एक वर्ड आपके लिए, आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम सारे वर्ड्स को बहुत प्यारे तरीके से समझेंगे और हमेशा के लिए दिमाग में बैठा के रखेंगे आपका। देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने के लिए आपको पहले एक बिजनेस वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा। बिजनेस क्या होता है जी? कहते हैं कि बिजनेस एक ऐसा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जहां पे पैसे का लेन देन आपका होगा, जिसका मेन मोटिव बच्चे अगर देखा जाए तो दो होते हैं। बिजनेस स्टार्ट आप भी करोगे, मैं भी कर रहा हूं, चाहे कोई भी करेगा, तो उसका दो मेन मोटिव होगा। एक तो प्रॉफिट कमाना और एक होता है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, वेल्थ यानी कि प्रॉपर्टी को बढ़ाना। तो इस काम को करने के लिए हम क्या करते हैं कि बिजनेस रन करते हैं। और जब बिजनेस होगा तो उसमें कई सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। जब बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे तो उनकी रिकॉर्डिंग करना होगा, और वो रिकॉर्डिंग कैसे किया जाएगा वही आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर में पूरे एंटायर सिलेबस में आपको सिखाया जाता है। ठीक है ना? अब देखो, जब भी आप बिजनेस करोगे ना बच्चे, तो बिजनेस कौन करेगा? एक ऑर्गेनाइजेशन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन करेगा। एक बिजनेस कौन कर रहा है जी? एक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो मैं बताऊं कि देखो जी, अगर मैं अकेले, अगर मान लो कि बिजनेस कर रहा हूं, मेरे साथ कोई दूसरा नहीं, मैं अकेला मालिक हूं, तो हम इसको, इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर मैं दो या दो से ज्यादा लोगों को मिलाकर मान लो काम कर रहे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप कहेंगे। पार्टनरशिप एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अगर बहुत सारे लोग मिलकर बिजनेस करते तो हम उसको क्या बोलते हैं? कंपनी कहते हैं। मेरे बच्चे, मैं सिर्फ ये बात आपको बताना चाहता हूं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा, पार्टनरशिप होगा, बॉडी कॉर्पोरेट यानी कि जो कंपनियां होंगी, इन सबको कलेक्टिवली कोई एक नाम देना है तो हम क्या बोलते हैं? उसको ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी बातें एमसीक्यू में पूछ सकता है। जरा बताओ कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, बॉडी कॉर्पोरेट को कलेक्टिवली हम किस नाम से जानते हैं? चार ऑप्शन होगा तो कहां पर टिक मार्क करेंगे? आपका ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। आपसे पूछ सकता है कि बिजनेस जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, इसका सोल मोटिव क्या क्या होता है? तो आपको बोल देगा कि देखो जी, एक तो आपका अर्निंग और प्रॉफिट होगा, एंड और इसको क्या करेगा? डैश डाल देगा, और चार ऑप्शन दिया रहेगा तो कहां टिक मार्क करेंगे? मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ के अंदर में। तो ये वर्ड्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो मैंने एक बताया, एक बिजनेस क्या होता है ना, और बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, और उसके अंदर में कौन बिजनेस करता है जी? ऑर्गेनाइजेशन करता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, कुछ भी, सभी को कहते हैं ना। अब देखो, ये जो कोई भी हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे कंपनियों में बचे, हमें क्या करना होगा? सीएमए बनने के बाद हमें इनकी अकाउंटिंग करना होगा, इनका अकाउंट्स को मेंटेन करना होगा। दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग आपका। ये जो अकाउंटिंग है ना, इसका भी डेफिनेशन कई लोगों ने हमें दिया कि भैया इसका डेफिनेशन ये होगा। हमारे एग्जाम के लिए हमें क्या करना होगा? उन डेफिनेशंस को भी याद रखना पड़ेगा, वो डेफिनेशन कब फॉर्मुलेट हुए वो भी बताना पड़ेगा, और किसने वो डेफिनेशन दिए हैं वो भी हमारे दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में कुछ भी बन सकता है। तो आइए ना, पहले मैं आपको डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग को पहले अच्छी तरीके से समझाता हूं। कहता है कि अकॉर्डिंग टू अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, है ना, ये 1961 में ये डेफिनेशन को फॉर्म किया गया था। इनका कहना है कि अकाउंटिंग क्या जी? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट एक कला है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी transactions and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। पहले मैं इन सबका मीनिंग आपको बताऊंगा फटाफट, और फिर इसको बताऊंगा कि एमसीक्यू में कैसे हमारे पास आ सकते हैं। देखो, कहते हैं कि इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मैं आपको ना बचपन में लेके आना चाहता हूं, जो आपने 11-12 क्लास में पढ़ा होगा। कहते हैं ना, ये इट इज एन आर्ट ऑफ क्या है जी? रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन होता है ना बच्चे, कभी भी कोई बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है, तो आप उसकी रिकॉर्डिंग जो करते हो ना, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग आपका है ना, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। मुझे बताओ, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कहाँ पे होता है? तो या तो आप क्या करते हो, उसकी रिकॉर्डिंग करते हो सब्सिडरी बुक में, आप उनको रिकॉर्ड करते हो सब्सिडरी बुक में, और अगर वो सब्सिडरी बुक में नहीं जा पाया तो हम उसका क्या करते हैं जी? और हम पास करते हैं जर्नल एंट्री। आप चिंता नहीं करना, अगर ये भी चीज़ आपको नहीं पता है, आप बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, तो दिमाग में बैठा लीजिए। आगे इनको भी डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा और अच्छे से रिवाइज कराऊंगा। मेरे बच्चे, अकाउंटिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? रिकॉर्डिंग। हमने कोई बिजनेस हुआ, उस बिजनेस में कैश मेमो, इनवॉइस, बिल जो हमारे पास आते हैं,
उन बिल को देख के क्या करेगा, उस कंपनी का जो अकाउंटेंट है उसको आपका फर्स्ट टाइम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा। तो फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कहाँ करता है, या तो सब्सिडरी बुक में करेगा, यानी कि परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, आपका परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, इन सब बुक्स के अंदर में। और अगर वो बुक में रिकॉर्ड नहीं हो पाता है तो हम उसका क्या करते हैं, वी पास जर्नल एंट्री, हम उसकी एंट्री पास करते हैं। तो ये एक कला है कि आप ये जो अकाउंटिंग फर्स्ट टाइम कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। फिर आपका आता है दूसरा स्टेप, क्या जी, क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब होता है कि ये जो हमने रिकॉर्ड किया ना बच्चे, प्राइमरी रिकॉर्डिंग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, फिर जो एक टाइप के जितने भी आपके ट्रांजेक्शन्स हैं उनको एक जगह रिकॉर्ड करना। और वो जो एक जगह आप रिकॉर्ड करते हो वो कहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं आप, लेजर के अंदर में। लेजर के अंदर में रिकॉर्डिंग होता ना, लेजर के अंदर में। तो फर्स्ट टाइम जो आपने रिकॉर्डिंग किया उसके बाद उनको देखते हुए हम फिर क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स इन लेजर, लेजर के अंदर में। पता है, मैं आपको बता दूं आगे के लिए कि लेजर को ना हम यहाँ पे सेकेंडरी रिकॉर्डिंग भी कहते हैं। सेकेंडरी रिकॉर्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। कोई पूछे कि बताओ जी सेकेंडरी रिकॉर्डिंग आपका बिजनेस में कहाँ होता है, तो बोलना है कि लेजर के अंदर में। प्राइमरी रिकॉर्डिंग कहाँ होता है, तो सब्सिडरी बुक में होगा, चाहे वो आपका जर्नल एंट्री बनता है। तो ये अकाउंटिंग क्या है, इट इज एन आर्ट, एक कला है। कौन कितने बेहतर तरीके से आपका ये रिकॉर्ड करता है जी, उनको क्लासिफाई करता है और फिर इनको क्या करना, समराइज करना। समराइजिंग कहाँ पे होता है, वो आप जो बनाते हो ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आपका, हम वहाँ पे क्या करते हैं, उनको समराइज करते हैं। जितने भी आपके फैक्ट्री तक के खर्चे होते हैं और सेल्स होता है उसको ट्रेडिंग में हम समराइज, ट्रेडिंग में दिखाते हैं। जो प्रॉफिट लॉस में हम क्या करते हैं जी, आपका जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं हम उनको दिखाते हैं। और बैलेंस शीट में हम अपने एसेट्स, कैपिटल लायबिलिटी को दिखाते हैं। हम समराइज कर रहे हैं जितने भी हमने लेजर अकाउंट्स बनाए उनको यहाँ चाहे यहाँ पे दिखाने के लिए, ठीक है ना। तो मेरे बच्चे, अकाउंटिंग क्या है, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट 1961 में जो डेफिनेशन था, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, अकाउंटिंग एक कला है, क्या जी, ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। आप जानते हैं कि सब कुछ क्या होता है जी, मनी के टर्म में आपका रिकॉर्ड होता है। मनी के टर्म में हम रिकॉर्ड करते हैं। मनी के टर्म में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, कहते हैं कि वो ट्रांजेक्शन्स या फिर इवेंट, यानी कि बिजनेस में जो लेन देन होते हैं, विच आर ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, जो फाइनेंशियल करेक्टर का होता है, जिनको मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं, है ना। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है कि जब आप सीएमए बन जाएंगे और सीएमए बनने के बाद आप किसी कंपनी के टॉप पोजीशन पे जाएंगे, फाइनेंस को डील मैनेज करेंगे, तो मेरे बच्चे आपको क्या करना होगा ना, ये जो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बना हुआ है ना, इसको फिर इंटरप्रेट करना होगा। इंटरप्रेशन करने के लिए आप क्या करोगे, रेशियो निकालोगे, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे, कैपिटल बजटिंग होगा, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। जैसे जैसे आप बड़े होंगे उन सारी बातों को आपको सिखाया जाएगा हमारे सीएमए के पूरे जर्नी के अंदर में। तो मैं तो कहता हूं कि आप रटो नहीं, बड़े प्यार से समझो। अकाउंटिंग क्या है, इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, क्या जी, in terms of money, transactions and event which are at least of a financial character and interpreting the result thereof, उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करना। और ये रिजल्ट जो है ना, वो जो डिफरेंट यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कंपनी के एम्प्लॉय है, उनको उनके हिसाब से पहुंचाना, यही प्रॉपर पूरा का पूरा अकाउंटिंग होता है, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे इनके डेफिनेशन में यही बोला गया है कि इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। नाउ एमसीक्यू के लिए हमारा क्या इंपॉर्टेंट है, हो सकता है मेरे बच्चे कि एग्जाम में ना ये पूरा का पूरा डेफिनेशन आपको दिया रहा है और क्या करे कि ये आपको बोल दे कि बताओ जी ये डेफिनेशन किसने दिया था, 4 ऑप्शन होगा, इनमें टिक मार्क करना होगा। किस साल में होगा, तो साल आपको 1961 याद रखना पड़ेगा। हो सकता है एग्जाम में क्या बोल दे, एज पर अमेरिकन ये आपका दे दे जी, और फिर कह दे कि अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ डैश डैश एंड डैश, है ना, और डैश डैश डैश, और फिर आपका यहाँ पे एक कर दे डैश, आपका 4 ये डैश कर दे, और यही 4 वर्ड आपके ऑप्शंस में होगा। और ऑप्शन में पहले कोई एक होगा, फिर बाद में कोई होगा, मतलब कि पहले ऑप्शन में ये पहला कर देगा, दूसरा ये कर देगा, तीसरा ये कर देगा, चौथा ये कर देगा, या फिर आपका ये कर देगा, फिर ये कर देगा। तो आपको क्या करना होगा, सीक्वेंस आपको ध्यान रखना होगा। हमने क्या बोला जी, पहले आपका रिकॉर्डिंग होता है, फिर क्लासिफाइंग होता है, फिर आपका समराइजिंग होता है, और फिर उसका इंटरप्रिटेशन होता है। तो मैं जानता हूं कि अब ये बात आपके दिमाग में बैठ गया। कोई भी एमसीक्यू आएगा मैं दिखाऊंगा भी, चुटकी बजाते हुए आप काम करेंगे।
एक और डेफिनेशन बच्चे AAA अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, जो कि 1966 में उन्होंने दिया हुआ है, जिस डेफिनेशन को हमारे इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मेट में मेंशन किया कि अकाउंटिंग क्या है जी। इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग। ये डिसीजन उतना, मतलब ये जो डेफिनेशन है उतना हमारे देश में कोई नहीं लेके चलता, लेकिन एग्जाम में क्या करेगा, ये आपको पूरा का पूरा दिया रहेगा और बोलता कि बताओ ये किसने, तो आपको AAA याद रखना पड़ेगा। कब, तो 1966 आपको याद रखना होगा। मैंने MCQ बनाया है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। एक बात याद रखना कि अकाउंटिंग जो है ना बच्चे, अकाउंटिंग, ये जो काम हम कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं, उसका रिकॉर्डिंग, उसका क्लासिफाइंग, उसका समराइजिंग, इनको ना हम बिजनेस का लैंग्वेज कहते हैं। बिजनेस में जितने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हमारा बोलना, हमें बताना क्या होता है जी, अकाउंटिंग के अंदर होता है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके MCQ के लिए कि डैश इज कॉल्ड बिजनेस ऑफ लैंग्वेज ऑफ अकाउंट, बिजनेस, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो लैंग्वेज ऑफ बिजनेस में क्या होगा, अकाउंटिंग वर्ड में आपको टिक मार्क करना होगा। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। अब देखो ना, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, मैं कहता हूं कि ये जो चीजें हैं ना, ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये सिर्फ आपको रिवीजन करने के लिए या फिर एग्जाम पास करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपको दिमाग में रखना होगा बच्चे, इसलिए रखना होगा क्योंकि ये एक्चुअली आप करने वाले हो। CMA बनने के बाद डू नॉट एक्सपेक्ट कि आप सिर्फ जाके वो कंप्यूटर में एंट्री पास करोगे, आपको बहुत कुछ करना है। तो मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में इसको बताने की कोशिश करता हूं, ताकि आप, एक मोटिवेशन भी हमारा हाई हो कि हम CMA में क्या क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे आपका। देखो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जब किसी कंपनी के अंदर में आप CMA बनने के बाद आप टॉप पोजीशन में अगर प्लेस्ड होते हो, तो उस केस में अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आपको क्या क्या, मतलब कि वो कौन कौन से टारगेट अचीव करने पड़ेंगे अकाउंटिंग में। एक तो आपको जितने भी यूजर्स होंगे, यूजर्स का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, जो भी, जिस कंपनी, जैसा मान लो टाटा कंपनी में गए, तो टाटा कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बच्चे, उनके कई सारे यूजर्स होंगे। इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक है, एम्प्लॉय है, इन्वेस्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, तो जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटी आपकी है, तो जिनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, उनको उनके फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना, ये भी आपका काम होगा। अक्सर हम समझते हैं कि हम अकाउंटिंग में क्या करेंगे जी, जर्नल एंट्री पास करेंगे, लेजर, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस। ऐसा नहीं है, ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अकाउंटिंग बहुत वास्ट है बच्चे, और उसमें आपको क्या करना होगा कि एक तो पहले जितने भी यूजर्स हैं ना, उनको आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जो भी वो चीज़ मांग रहे हैं, जो वो राइट है उनको मांगने का, फॉर उनके रैशनल डिसीजन मेकिंग, जिससे वो अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाए। इसके साथ साथ आपका एक और भी ऑब्जेक्टिव होगा जी कि सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस बिजनेस में हो रहे हैं, उन सबको प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड किया जाए। उनका प्राइमरी रिकॉर्डिंग हो, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग हो, वो सारे आइटम्स आपके ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट में आए, उनका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन हो। ये भी आपका क्या होगा जी, यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। फिर कहता है कि एज सर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट, आपको, आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि आखिर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, उनके रिजल्ट, यानी कि उनका बिजनेस परफॉर्मेंस क्या रहा है ना, उनका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस रहा, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा, यानी कि पता करना। आपका ऑब्जेक्टिव होगा उनका फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कि उनके एसेट्स कितने हैं, उनका लायबिलिटी कितना, कैपिटल कितना है, ये भी आज सर्टन करना। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। आपको पता है, रिजल्ट को जानने के लिए हम प्रॉफिट लॉस, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते हैं, और पोजीशन के जानने के लिए हम क्या करते हैं जी, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में याद रखना, 4 ऑब्जेक्टिव्स हमारे इंस्टीट्यूट ने मेंशन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ये भी देखो MCQ रूप में कैसे आ सकता है। ऑब्जेक्टिव बताइए जी, 4 देगा, 4 में कहेगा कि 3 तो ऑब्जेक्टिव है, एक इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो बताओ वो कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना होगा ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है, रैशनल डिसीजन मेकिंग के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन को यूजर्स को प्रोवाइड करना, पहला। दूसरा क्या जी, सिस्टमेटिक अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना। तीसरा, प्रॉफिट लॉस यानी कि फाइनेंशियल रिजल्ट को पता करना। और चौथा, फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि उनके एसेट्स, कैपिटलिटी को पता करना, जो कि हम बैलेंस शीट से पता करते हैं। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव हमारे इंस्टीट्यूट ने बताया, इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, सुनो ना मेरी बात सुनो। ये जो ऑब्जेक्टिव्स आपके हैं, इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अकाउंटिंग में हमें क्या क्या करना होगा,
हम क्या क्या, ये तो मैं समझ गया जी कि ये हमारा टारगेट है कि सिस्टमेटिक अकाउंट्स मेंटेन हो, यूजर्स को इन्फॉर्मेशन को आप प्रोवाइड कीजिए, प्रॉफिट लॉस हमें जानना होगा, हमें पोजीशन को जानना होगा, ये हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। लेकिन इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फंक्शंस हमें करने क्या क्या होंगे, तो देखो ना, ये तो पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो अकाउंटेंसी यहाँ पे आपका निकल गया था। मैं पहले प्यारे शब्दों में समझा दूं कि फंक्शंस में क्या होने वाले हैं, आप क्या करोगे एक्चुअली। जिस दिन आप सीएमए बन गए ना बच्चे, जिस दिन आप सीएमए बन गए और मान लो सीएमए बनने के बाद आप टाटा कंपनी के अंदर में आपने ज्वाइन किया एज ए फाइनेंस मैनेजर, आप फाइनेंस मैनेजर के रूप में आप वहाँ पे ज्वाइन किए। तो फाइनेंस मैनेजर ज्वाइन करने के बाद आपके अंडर में कई सारे अकाउंटेंट काम करेंगे, कई सारे अकाउंटेंट काम करेंगे। आप तो कंपनी के टॉप पे रहोगे, आपको तो सबको देखना है, तो आपके जो अकाउंटेंट होंगे ना, उनसे कौन कौन से काम करवाने, कौन कौन से फंक्शंस करवाने होंगे ताकि आप इन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लीजिए, वो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप इनको बोलना कि भैया एक काम करो, पहले तो जितने भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट बिजनेस में हो रहे हैं ना, जो भी लेन देन हो रहे हैं, उन सबको पहले क्या करो, आइडेंटिफाई करो। कौन सा, जो मनी के टर्म में हो रहा है। अरे अकाउंटिंग यहीं से तो शुरू होगा, जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के अंदर में, एंड इफ दे कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, तो पहले उसको आइडेंटिफाई करो। हमने क्या किया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है ना। तो कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं। अब जो ट्रांजैक्शंस आपके फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं, उनको मेजर करना, यानी कि उसकी वैल्यू कितनी है। मान लो हमने कहा कि एक रेंट पे किया, तो रेंट पे क्या मॉनेटरी टर्म्स में है, ये हो गया आपका। वो रेंट कितना पे किया वो मेजर करना आपको यहाँ पे करना होगा। हमने क्या किया जी, एक मशीन परचेज किया, मशीन कितने में परचेज किया, मेजर करना, उसकी वैल्यू बताना, वो भी आपको करना होगा। हमारे पास एंड में स्टॉक है इतने रुपए का, उसकी वैल्यू कितना है, वो मेजर करना होगा। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में होते हैं ना, जो इवेंट आपके बिजनेस में होते हैं, उनको मेजर करना भी फंक्शंस के अंदर में आपका आएगा। फिर इसके बाद क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या, वो प्राइमरी रिकॉर्डिंग, क्या था ना, प्राइमरी रिकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक में या फिर जर्नल एंट्री, वो आपको करना होगा। फिर उसके बाद उनको क्लासिफाई करना होगा, फिर उनको समराइज करना होगा। हमने क्लासिफाई कहाँ किया था, ट्रेडिंग आपका लेजर अकाउंट के अंदर में। हमने समराइज कहाँ किया, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट के अंदर में, जहाँ के आइटम्स होंगे आपका, है ना। फिर कहता कि ऑब्टेनिंग द रिजल्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, इनको समराइज करने के बाद रिजल्ट पता किया हमने वो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट से, और हमने फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी कि बैलेंस शीट से हमने पोजीशन को पता किया। इनको एनालाइज करना, देखना कि क्या ठीक है क्या खराब है, प्रॉफिट हमने पिछली बार से बढ़ाया है कम किया, हमारा वेल्थ यानी कि एसेट्स बढ़ा है कि कम किया है, इनको एनालाइज करना और फिर इंटरप्रेट करना, उसका एनालिसिस करना, और फिर मेरे बच्चे जितने भी यूजर्स हैं उनको डिसीजन मेकिंग में उनके पास प्रोवाइड कर देना, ठीक है ना। और उसके बाद आपका ये जो, ठीक है, फिर से देखो, मैं ना आपको एक सपना दिखाना चाहता हूँ, एक सपना, जो सपना आपको मेरे साथ अभी से देखना शुरू करना चाहिए अगर हम रियली में सीएमए करना चाहते हैं और कुछ करियर में बहुत बेस्ट करना चाहते हैं। तो देखो, ये जो आपका अकाउंटिंग वर्ड है ना बच्चे, अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग बहुत वास्ट है। मैं अब बुक से निकलना चाहता हूँ, मैं कुछ अच्छी प्यारी बात आपको बताना चाहता हूँ। अकाउंटिंग वर्ड जो होता है ना, बहुत वास्ट वर्ड है, बहुत कुछ इसमें करना होगा। बहुत कुछ करने का मतलब क्या, ये देखो अकाउंटिंग में इतने सारे काम करने पड़ेंगे। ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना, उनको मेजर करना, फिर उनकी प्राइमरी रिकॉर्डिंग करना, फिर उनका सेकेंडरी रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई करना, फिर उनको समराइज करना, रिजल्ट को पता करना, परफॉर्मेंस को पता करना, उनका एनालिसिस करना, उनको इंटरप्रेट करना और डिफरेंट लोगों को कम्युनिकेट करना। ये कंप्लीट आपका अकाउंटिंग है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हो रहा है, उनका हम रिजल्ट पता कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि आखिर और क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, डिफरेंट डिसीजंस आपको लेने होंगे, बहुत सारे काम इसके अंदर में करने होंगे। लेकिन मैं आपको एक और इससे एक छोटा सा वर्ड आपको दिखाना चाहता हूँ जिसका नाम है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग एक्चुअली, अगर मैं अकाउंटिंग को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करूँ तो एक वर्ड निकल के आता है बुक कीपिंग और एक वर्ड निकल के आता है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग पता है क्या है? बुक कीपिंग का मतलब होता है बच्चे, एक तो आप क्या करते हो, जो प्राइमरी रिकॉर्ड्स करते हो ना, प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स, मुझे बताओ प्राइमरी रिकॉर्डिंग्स का मतलब क्या था? सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करना, या फिर आपने क्या किया, जर्नल एंट्री पास किया। तो ये जो प्राइमरी रिकॉर्डिंग किया आपने, या फिर जो सेकेंडरी रिकॉर्डिंग किया, यानी कि लेजर अकाउंट्स बना के तैयार किए,
पता, अगर किसी कंपनी में आपका अपॉइंटमेंट, मान लो आपका अपॉइंटमेंट सिर्फ उस कंपनी के अंदर में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हो रहा है, चाहे सब्सिडरी बुक में, चाहे लेजर में, चाहे दोनों जगह, तो आप ना एक्चुअली उस कंपनी के बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्ड को रखने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे अपॉइंट किया गया, बुक कीपिंग प्रोसेस के लिए। तो बुक कीपिंग मेरे बच्चे यहाँ पे क्या होगा, बस ये 2 के बाद खत्म हो जाता है, प्राइमरी रिकॉर्डिंग, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग, यानी कि लेजर बना लिया, काम खत्म हो गया। लेजर बनाने के बाद फिर शुरुआत क्या होता है जी, आपका अकाउंटिंग आता है। और इस अकाउंटिंग के अंदर में लेजर के बाद आप क्या करते हो, आप बनाते हो अपना ट्रेडिंग अकाउंट, आप बनाते हो प्रॉफिट लॉस अकाउंट, आप बनाते हो बैलेंस शीट। फिर इनके बेसिस पे आप क्या करते हो जी, एनालिसिस करते हो, आप उसका इंटरप्रिटेशन करते हो कि आखिर क्या दिख रहा है आपको आपके मुताबिक। फिर उसको डिफरेंट यूजर्स को क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। ये सारी जो चीज़ें आ जाती हैं बच्चे, मतलब मेनली जो मैनेजरियल वर्क होता है वो अकाउंटिंग के अंदर में कवर्ड होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बुक कीपिंग क्या होता है, सिंपली एक छोटे लेवल का काम है। जनरली कंपनियां जो अकाउंटेंट जो ग्रेजुएट होते हैं ना, उनको इस काम के लिए अपॉइंट करती हैं। हम सीएमए बनने के बाद ना जनरली हम कंपनी के क्या करते हैं कि अकाउंटिंग के अंदर में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इन चीज़ों के अंदर में इन्वॉल्व होते हैं। और वहाँ पे आपको मज़ा भी आता है, क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस, बहुत सारे डिसीजंस आपको लेने होते हैं। तो मैं बता दूं कि अगर कोई कहता ना कि बुक कीपिंग क्या है, तो बोलना लेजर बनाने तक का जो प्रोसेस होगा वो बुक कीपिंग में होगा। लेजर के बाद का प्रोसेस ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। याद रखना, ट्रायल बैलेंस ना बच्चे, ट्रायल बैलेंस जो बनता है ना, वो कोई अकाउंट्स का आपका ये किसी स्टेप के अंदर नहीं आता। ट्रायल बैलेंस तो इंटरनल रिपोर्ट होता है, मैं आगे उसके बारे में बात करूंगा। वो कोई आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के प्रोसेस में कहीं पे नहीं आता। वो तो हम चेक करने के लिए कि हमने जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया सही रिकॉर्ड किया ना, हम उसके लिए बीच में ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। बट मेनली क्या होता है, प्राइमरी यानी कि आपका ये, फिर सेकेंडरी, फिर ये सब बनना आपका होता है। तो बुक कीपिंग ये 2 है, और इसके बाद की सारी चीज़ें क्या होते हैं, अकाउंटिंग में आती हैं। ना सवाल उठता है कि सर ये प्राइमरी रिकॉर्डिंग और जो लेजर अकाउंट से क्या वो अकाउंटिंग के अंदर नहीं आता, और जब अकाउंटिंग के अंदर नहीं आता तो फिर आपने यहाँ पे कैसे बता दिया कि अकाउंटिंग में हमें ये भी काम करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि कहा जाता है कि बुक कीपिंग जो है ना, बुक कीपिंग ये इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। मतलब आप बुक कीपिंग में भी जो काम करते हो ना, वो सारा काम क्या करते हो, अकाउंटिंग के अंदर करते हो। यानी कि अकाउंटिंग जब आपके दिमाग में आएगा तो बुक कीपिंग का सारा काम आप करते हो, उसके बाद क्या करते हो जी, इन सब चीज़ों को भी करते हो। यानी कि ये एक वास्ट वर्ड है, लेकिन बुक कीपिंग का एक नैरो वर्ड है, छोटा सा, जिसमें कि सिर्फ 2 फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग कवर्ड आपका होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बुक कीपिंग आपने समझ लिया क्या होता है, अकाउंटिंग समझ लिया। मुझे बताओ, अकाउंटिंग जैसे ही नाम ले रहा हूं तो क्या सिर्फ आपके दिमाग में जनरल लेजर आ रहा है? नहीं सर, जनरल लेजर, उसका फिर ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, फिर उसका एनालिसिस, फिर उसका इंटरप्रिटेशन, बहुत सारे काम आपको करने होंगे, वो सब अकाउंटिंग के अंदर कवर्ड होता है। बट बुक कीपिंग सब इतना यहाँ पे आपका है, ठीक है ना। और मैं एक वर्ड देना चाहता हूं बच्चे, जिसका नाम है अकाउंटेंसी। एक नाम देना चाहता हूं अकाउंटेंसी, जो आप पढ़ रहे हो और आगे भी आप मुझसे पढ़ोगे, इंटर 1 में, इंटर 2 में, फाइनल में आपका। पता है ये जो अकाउंटेंसी है ना, अकाउंटेंसी इन दोनों से भी ज्यादा ब्रॉड है, क्योंकि इन दोनों का जो पढ़ाना होता है ना, जो पढ़ना होता है, जो हम सीखते हैं कि हाउ टू डू बुक कीपिंग, हाउ टू डू अकाउंटिंग, ये सब कहाँ मेंशन किया गया है, अकाउंटेंसी के अंदर में। तो मान लो एग्जाम में पूछ दिया कि बताओ इन 3 वर्ड में सबसे ज्यादा ब्रॉड कौन सा है, तो अब क्या बोलेंगे, अकाउंटेंसी, जो इन दोनों का हमें नॉलेज देता है बच्चे, दोनों का नॉलेज देता है। कोई पूछ दे बताओ सबसे छोटा कॉन्सेप्ट कौन सा है, तो क्या बोल देंगे आप, बुक कीपिंग, क्योंकि ये यहीं से शुरुआत होगा, पहले ये, फिर उसके बाद अकाउंटिंग निकल के आपका आएगा। तो ये देखो, ये जो काम है ना, मतलब कि मैं अगर यहाँ से बताऊँ तो ये 1 से लेके जो आपका यहाँ तक का काम है, आपका ये क्लासिफाई तक का, ये काम क्या हो गया, आपका बुक कीपिंग में चला जाएगा। और इसके बाद जो काम, नए काम जो ऐड हो जाते हैं और भी अकाउंटिंग में, क्योंकि ये भी अकाउंटिंग का ही पार्ट है। बुक कीपिंग को मिला दो, अकाउंटिंग ये है, बुक कीपिंग एक छोटा सा इसका पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, तो सब मिला के अकाउंटिंग होता है। अब सुनेंगे ध्यान से, देखो यहाँ पे क्या, अब आपके यहाँ हम एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो एज पर कार्टर, बुक कीपिंग का जो आपका डेफिनेशन है ना बच्चे, ये हमें किसने दिया है, कार्टर ने। ये नाम याद रखना होगा, हो सकता है कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस दे दे और बोले कि बताओ ये डेफिनेशन किसने दिया था, तो कार्टर याद रखना होगा बुक कीपिंग के लिए। कहता है कि बुक कीपिंग इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स all those business transactions that result in transfer of money or money worth।
कोई भी ट्रांजेक्शन्स जो मनी या मनी वर्थ में आपका एक्सचेंज होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ क्या जी, आर्ट क्या है, करेक्टली रिकॉर्ड करना। रिकॉर्डिंग मतलब प्राइमरी रिकॉर्डिंग, सेकेंडरी रिकॉर्डिंग, यानी कि सब्सिडरी बुक, जर्नल एंट्री या फिर लेजर अकाउंट, वहीं तक ये काम करता है। कहते हैं कि इट इज एन एक्टिविटी कंसर्न्ड विथ रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग फाइनेंशियल डेटा। क्लासिफाइंग फाइनेंशियल डेटा मतलब कि जो डेटा आपका है उसको क्लासिफाई करना, कहाँ, लेजर में आपका, रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस। इन ऑर्डर ऑफ अकरेंस का मतलब कि जिस डेट वाइज बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, तो इसमें रिकॉर्डिंग क्या होता है, डेट वाइज होता है। जर्नल एंट्री हो, लेजर अकाउंट, सब हम क्या करते हैं, डेट वाइज करते हैं। और जब भी अकाउंट्स में कोई रिकॉर्डिंग डेट वाइज होता है ना, हम उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको कहीं दिया होगा, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, जब भी कहता है कि आपका ध्यान देना, इट इज ए कॉन्सेप्ट नैरोअर देन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से छोटा कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग का, मैंने आपको बता दिया। अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी इज द डिसिप्लिन सब्जेक्ट को बोलते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सब्जेक्ट दैट इनकॉर्पोरेट्स सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ एंड रूल ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कि ये अकाउंटिंग करने का जो तरीका होगा वो सिखाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी, जो आपके संतोष सर आपको सिखा रहे हैं और आगे भी आपको सिखाएंगे। इसलिए बच्चे कहते हैं कि बुक कीपिंग ना, देखो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है आपको ताकि आपको दिक्कत ना हो। बुक कीपिंग क्या होता है, सबसेट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक छोटा सा पार्ट है, और अकाउंटिंग क्या है जी, इन टर्न इज ए पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी का पार्ट कौन है, अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी ही तो हमें सिखा रहा है, तो जो सिखाने वाला होगा वो तो हमेशा आपसे बड़ा ही होगा ना बच्चे, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और बाकी बातें मैंने आपको बता दी है। नाउ अब आइए जरा, अगला होता है फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि जब आप कल को अकाउंटिंग पूरा जब सीखेंगे या सीख रहे हैं और भी आगे जब सीखेंगे, तो अकाउंटिंग का एक स्ट्रक्चर है। अकाउंटिंग आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अकाउंटिंग कैसे करना है वो 11th क्लास से आप सीखते आ रहे हैं, फाउंडेशन में सीख रहे हैं, आगे भी सीखेंगे और बहुत जगह सीखेंगे। ये जो अकाउंटिंग आप सीखोगे ना बच्चे, पूरा का पूरा, जब भी अकाउंटिंग बोल रहा हूं तो नेवर थिंक ओनली अबाउट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग है, उनका इंटरप्रेशन है, उनको कम्युनिकेशन है, उन पर डिसीजंस लेना है, सब अकाउंटिंग के अंदर होते हैं। तो ये जो आपका अकाउंटिंग होगा, इसका जो आपका एक दायरा होगा ना, कि इस दायरे में आपको अकाउंटिंग करना है, वो दायरा कौन तय करता है, वो लिमिट की इतने के बीच में ही सोचना है, ऐसे ही अकाउंटिंग करना है, इसी फॉर्मेट में करना है, इस रूल को फॉलो करना है, ये हमें कौन बताएगा। तो मेरे बच्चे, देयर आर 4 फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग। पहला क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है जी, वो नॉलेज जो बुक्स के थ्रू आपको मिलती है ना, जो मैं आपको देता हूँ बुक्स के थ्रू आपका, वो सभी क्या होता है जी, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट को डेवलप करना। जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, अभी कन्वेंशन पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, डबल एंट्री सिस्टम, जो भी चीज़ आप सीखते आ रहे हो या जो आगे सीखोगे, सब कॉन्सेप्चुअल के अंदर में आता है। कहता है कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज ए बॉडी ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव एंड फंडामेंटल्स, है ना। कहता है कि द ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई द गोल एंड पर्पस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड फंडामेंटल्स are the underlying concept that help to achieve the objectives. These concepts provide guidance in selection of transactions, event and circumstances to be accounted. Concept जो भी दिखाएंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, आपका सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। वो आपको गाइड करेंगे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स को दिखाना है, कितने पे दिखाना है, कैसे दिखाना है, वो सब आपको बताएंगे। ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है। सिंपल शब्दों में कहूं तो बुक में जो भी चीजें आपको मैं या कोई भी टीचर आपको सिखाएंगे, वो सभी क्या होते हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क होते हैं। क्लियर ना। फिर होता है लीगल फ्रेमवर्क। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो लीगल यानी कि लॉ को भी हमें ध्यान रखना होता है। अब जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप है, उसमें कोई लॉ काम नहीं करता, लेकिन पार्टनरशिप है, उसमें पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। तो कई जगह पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने आपको बताया कि अकाउंटिंग इस तरीके से करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। आप याद कीजिए, छोटे जब बच्चे थे 12th क्लास में, तो पार्टनरशिप में आपको बोला गया था कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भैया प्रॉफिट क्या करना, पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर देना। तो प्रॉफिट हमें इक्वली डिवाइड करना है, ये हमें अकाउंटिंग कौन सिखा रहा है, पार्टनरशिप एक्ट सिखा रहा है।
उसी तरीके से मेरे बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो कंपनी की अकाउंटिंग आपको सिखाया जाएगा। कंपनी की अकाउंटिंग सिखाते समय कौन सा नाम हमें यूज करना है, किस तरीके से करना है, कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे, वो हमें कंपनीज एक्ट 2013 सिखाएगा। तो ये जितने भी हमारे देश में आपका जब हम बात करते हैं ना लीगल फ्रेमवर्क, जितने भी एक्ट हैं, एक्ट मतलब कानून, पार्टनरशिप एक्ट 1932, कंपनीज एक्ट आपका 2013, एलएलपी एक्ट 2008, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है। तो ऐसे जो एक्ट है ये जो हमें सिखाते हैं कि अकाउंटिंग ऐसे करो, वो लीगल फ्रेमवर्क होता है। सर ये हमें कैसे पता चलेगा कौन कौन सी चीज़ें हैं? आप जैसे जैसे बड़ा होंगे ना वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, वो सब अपने आप सीखते रहेंगे, आप चिंता नहीं कीजिए, सब आपको पढ़ाया जाएगा। फिर होता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। अब देखो इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में दो सबसे बड़ी बॉडी में आपको बताऊं, एक हमारा, तीन बॉडी एक्चुअली, एक हमारा आईसीआई सीए इंस्टीट्यूट, एक हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट और एक हमारा सीएस। ये तीन ऐसे बॉडी है, ऐसे बहुत सारे बॉडी है, लेकिन तीन ऐसे बॉडी है जो कि हमें बोलते हैं कि अकाउंटिंग कैसे करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बच्चे सीए इंस्टीट्यूट इशू करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताता है कि अकाउंटिंग कैसे करना, रिकॉर्डिंग कैसे करना, उसके क्या रूल्स होंगे। उसी तरीके से हमारा जो इंस्टीट्यूट है ना, कॉस्ट एंड अकाउंटेंट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीए में हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो हमें कॉस्टिंग का अकाउंटिंग कैसे करना वो हमें सिखाता है। और सीएस इंस्टीट्यूट कहता है कि लीगल कंप्लायंस कुछ अगर करना तो वो कैसे करना है वो हमें सिखाता है। तो जो इंस्टीट्यूशंस हमारे देश में कुछ ऐसे हैं ना जिन्होंने हमें बताया कि अकाउंटिंग में ये भी ध्यान रखना है जी, हमें वो भी ध्यान रखना होगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग करते समय कहाँ से इंफॉर्मेशन हमें ध्यान में रखना होता है अकाउंटिंग करते समय। तो जो कॉन्सेप्चुअल्स हैं यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गए, कॉन्सेप्ट हो गए, वो भी ध्यान रखने पड़ते हैं। हमें लीगल यानी कि कानून को भी ध्यान देना होता है जो एक्ट में बना हुआ है। इंस्टीट्यूशंस आईसीआई में कोई कानून नहीं बचे, बट इनको बनाया गया है ताकि ये आईसीआई अकाउंट्स को गवर्न करे, सीएमए कॉस्ट अकाउंटिंग को गवर्न करे, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। और एक चीज़ याद रखना, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड CASB, जो हमारे इंस्टीट्यूट ने ये बोर्ड बनाया हुआ है जो कि कॉस्ट अकाउंटिंग पे डिफरेंट रूल्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं। उन्होंने आज तक 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्होंने रिलीज किया है। ये 24 वर्ड भी आपको याद रखना होगा। किसने? हमारे इंस्टीट्यूट ने, यानी कि आईसीआई ने, है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड किसका है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारे इंस्टीट्यूट का है, जो कि 24 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक उन्होंने बनाया है, जिसमें हमें ध्यान रखना होता है कि कैसे कैसे कॉस्टिंग करना है। और आप सीखेंगे इंटर ऑनवर्ड ही इसके बारे में, आपका वो भी पढ़ाया जाएगा। फिर फोर्थ होता है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हमारे देश में कई सारे ऐसे आपके संस्था बचे जो कि रेगुलेट करते हैं आपके बिजनेस को, जैसे कि आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बैंक का बिजनेस कैसे होगा, बैंक की अकाउंटिंग कैसे होगा, वो आरबीआई बताता है। IRDA हमारे पास है, इंश्योरेंस कंपनी की अकाउंटिंग कैसे होगा वो हमें बताता है। हमारे देश में सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी यानी कि शेयर्स का जो ट्रांजैक्शन होगा उसको कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या क्या ध्यान रखना वो बताता है। तो इनके द्वारा भी बताए हुए बातों को हमें लेके चलना पड़ता है। ये चार आपके क्या होंगे? फ्रेमवर्क कहे जाएंगे अकाउंटिंग का। सर ये MCQ में हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों नहीं आएगा एग्जाम में? देखो कैसे कैसे आ सकता। पहला क्वेश्चन कि 4 फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन से हैं जी? तो इनमें से क्या कि दीज आर द फॉलोइंग फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग एक्सेप्ट 1। 3 सही रहेगा, एक गलत है, बताओ गलत कौन सा है? तो इनमें से कोई भी 3 नाम देगा वो आपका सही होगा, चौथा गलत होगा। वो बोल सकता है बच्चे कि जरा बताओ कि सेबी के द्वारा जो कैपिटल मार्केट ऑपरेशन होता है उसको, उसके जो रूल्स बताए गए किस फ्रेमवर्क में कवर्ड होंगे? तो आपको ऐसे सोचना होगा, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या वो कोई कॉन्सेप्ट है? नहीं, कॉन्सेप्ट तो जो बुक्स में पढ़ते हैं उसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या वो लॉ है कोई? नहीं, लॉ एक्ट को बोलते हैं, कानून जिस पे कोई एक्ट होगा, जैसे ये कानून है, वो नहीं है। क्या कोई इंस्टीट्यूशंस का आ जाएगा? नहीं, इसमें सीए और सीएमए को दिमाग में लेके चलना। तो बाकी जो होगा ना वो रेगुलेटरी है, वो रेगुलेट करते हैं बिजनेस को कि ऐसे आपको करना है, वो इसमें आपको डालना होगा। वो डालेगा कि बताओ आईसीआई ने CASB जो बोर्ड बना के 24 स्टैंडर्ड इशू किए हैं वो किस फ्रेमवर्क में कवर्ड होगा? तो आपको बताना होगा इंस्टीट्यूशंस के अंदर में, इसमें टिक मार्क करना होगा। कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल जो आपके संतोष सर सिखा रहे हैं वो किस में कवर्ड होगा? तो कॉन्सेप्चुअल में होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। आप प्यारे बच्चे, मुझे पता है कि आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है ना। और ये तो आप जानते हैं कि फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। एक होता है बच्चे सोल प्रोप्राइटरशिप, एक ही बंदा काम कर रहा हो। पार्टनरशिप जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग काम करते हैं, है ना, और टू द मैक्सिमम 100 लोग यहाँ पे रखे जाते हैं।
इसके लिए कौन सा एक्ट हमारे देश में है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है। तीसरा LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इसको बोलते हैं। इसको गवर्न करने के लिए हमारा एक्ट कौन सा है? LLP एक्ट 2008। इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो इंडियन कंपनी, हमारे देश की जो कंपनी होती है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी हो, इनको गवर्न करने के लिए कौन सा हमारे पास एक्ट है? आपका कंपनीज एक्ट 2013 आपका है। दीज ऑल आर लीगल कंप्लायंस, लीगल फ्रेमवर्क आपका इनके द्वारा बनाया गया आपका है। कोई डाउट इसमें? नहीं सर एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे? आइए ना, हमने ऊपर में जो भी पढ़ा ना उस पर क्या MCQ बन सकता है, पहले मैं आपको वो बताऊं। पहला सुनेंगे, अब आपको जवाब देना है और मेरे जवाब देने के पहले आपको जवाब देना है, तब जाके बात बनेगी। ठीक है ना। और जितने जवाब आपके इस MCQ में सही होंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि हाँ जी इसका 1A का ये जो 10 MCQ जितने भी कराए उसमें कितने आपके सही हुए, ताकि मैं आपका रिपोर्ट भी देखूंगा। सुनिए मेरी बात, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा? ऑब्जेक्टिव सर ने बताया था, 4 ऑब्जेक्टिव्स रिकॉर्डिंग था, कम्युनिकेट करना, प्रॉफिट लॉस निकालना और बैलेंस शीट यानी कि पोजीशन जानना। ये देखो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन था, सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग था, एज सर्टेनमेंट ऑफ रिजल्ट एंड पोजीशन ये भी था। तो ऑल में हम टिक मार्क करेंगे, ऑल में टिक मार्क करेंगे। नंबर 2, आप प्लीज जो अगर आप इसको मेरे साथ रिवाइज कर अच्छी तरीके से, तो 2 का आंसर जब बताऊंगा उसके पहले आप वीडियो को पॉज करके 2 का आंसर सोच लो, फिर उसके बाद आप मेरे साथ पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द डैश, accounting is the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money। ये कहता है कि किसने ये डेफिनेशन दिया था? तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने, इन्होंने ये डेफिनेशन दिया हुआ है 1961 में। ऐसे ईयर की जरूरत नहीं है, पूछ देगा तो ठीक है, अदरवाइज हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये आंसर होगा। अकाउंटिंग ऑफ LLP कौन गवर्न करता है? क्या कंपनीज एक्ट? ना। पार्टनरशिप एक्ट? ना। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में बदमाश ने 2 दे दिया, 2008 या 2009? तो 2008 आपका होगा। फिर आइए 4th के अंदर में, कार्टर ने डेफिनेशन किसका दिया था? मैं MCQ में हूं, एक MCQ 2 नंबर बदमाश। कार्टर ने डेफिनेशन किसका दिया था? पढ़ना ही नहीं आगे आपका, वो तो बुक कीपिंग का डेफिनेशन दिया था। तो बुक कीपिंग में हम टिक मार्क कर देंगे आपका, ये भी मार्क्स मिल गया। कहता कि किसको हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहते हैं? अकाउंटिंग को, बुक कीपिंग को, अकाउंटेंसी को कि नन? तो मेरे बच्चे अकाउंटिंग को कहते हैं। बुक कीपिंग तो अकाउंटिंग के अंदर ही आ गया ना, तो हम क्या बोलेंगे? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज आपका। अकाउंटेंसी मत कह देना, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जो लैंग्वेज आप पढ़ते हो उस लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं बदमाश, अकाउंटिंग कहते हैं। 6 में, डैश इज द सबलेट ऑफ अकाउंटिंग। डैश क्या? बुक कीपिंग इज द सबलेट ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग को यहां पे बोला जाएगा। एंड अकाउंटिंग इन टर्न इज द पार्ट ऑफ डैश, क्या? अकाउंटेंसी। तो ए में टिक मार्क करेंगे, बाकी का तो मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं पता क्या देख रहा हूं, आप क्या कर रहे हो कि वीडियो को पॉज कर रहे हो, पहले आंसर खुद सोच रहे हो, फिर मेरे आंसर से मैच कर रहे हो कि क्या सही क्या गलत। जितने भी MCQ एग्जामिनर बना सकता है ना बच्चे, देखो एक एक वर्ड को लेकर मैंने क्या हुआ है, इससे हटके कुछ आ ही नहीं सकता, मैं गारंटी देने को तैयार हूं। 7th में आइए, डैश गाइडेंस in selecting transaction event circumstances to be accounted for, how they should be recognized and measured and how they should be summarized and reported। कौन हमें गाइड करता है जी कि ट्रांजैक्शन इवेंट को कैसे रिकॉर्ड करना है? क्या? तो ये तो हमारा आपका किसके बारे में बात कर रहा है? ये तो हमारा गाइडेंस इन सिलेक्टिंग ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करने में कौन हेल्प करता है? कॉन्सेप्चुअल। लीगल तो लीगल बताता है जी कि लॉ ने क्या क्या बोला है, तो हमें सिर्फ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या करता है, इसको हेल्प करता है आपका। तो कॉन्सेप्चुअल में टिक मार्क करेंगे। 8 कहता है कि डैश रेफर्स टू गाइडलाइंस इशूड इन फॉर्म ऑफ सर्टेन प्रोनाउंसमेंट बाय द इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशंस आपका फ्रेमवर्क आपका हो गया, ICI ICMI वाला। डैश इज द एक्टिविटी कंसर्न विथ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग फाइनेंशियल डेटा रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन इन ऑर्डर ऑफ इट्स अकरेंस। कौन कहता है जी? इज एन एक्टिविटी कंसर्न रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग। रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग तक कौन था? क्या अकाउंटिंग था? नहीं। कौन था? सिर्फ और सिर्फ आपका बुक कीपिंग था। तो यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, बाकी करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाला बदमाश। 10th में कहता है कि फर्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग बताइए। पहला फंक्शन, फर्स्ट अकाउंटिंग में पहले हमने क्या किया था? तो अकाउंटिंग में क्या मेजर किया था?
अरे मेजर के पहले आपको ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना होगा बदमाश। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मनी, ये आपका सी में हम टिक मार्क करेंगे, सी में टिक मार्क करेंगे। तो मेरे ये जो 10 है ना, उस 10 में 10 नंबर आए हैं। ये जो आपका 10 में कितना आपका मार्क्स आया है, तो आप मुझे क्या करेंगे, ये 1A का हुआ ना, ये 1A खत्म हुआ। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि 1A का 10 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बताएंगे। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितने ज्यादा मेरे साथ चीजों को समझ रहे हैं और आप इसको खत्म कर रहे हैं। चलिए, आज हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को बड़े मस्त तरीके से खत्म किया। आज की क्लास को बच्चे मैं यहीं रोकता हूं। अगली क्लास में हम मिलेंगे अपने सेकेंड चैप्टर के लिए, यानी कि चैप्टर 1B, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। ये बहुत ही मस्त तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, एक एक MCQ लिए तैयार करूंगा, लेकिन ये उससे भी बेहतर आपके कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने वाला हूं। अगली क्लास से मिलते हैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए। आज आपको बोलता हूं बाय बाय, टाटा। एंड ये अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर आप लाइक करेंगे, एंड कुछ अगर फीलिंग्स को शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताएंगे। ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू जी।